नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी करीब करीब 12 साल पुरानी है और ये एक ऐसी तड़पती भटकती शक्तिशाली आत्मा की कहानी है जिसके बारे में शायद किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि उनके कर्म उनके सामने इस तरह से वापस आकर खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है गुप्ता परिवार की। गुप्ता परिवार जिसमें कि एक पति, एक पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। बड़ा ही खुशहाल परिवार था। परिवार में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। पैसों से भी ये परिवार हर तरह से सक्षम था। गुप्ता जी का एक बड़ा बिजनेस था और उनके बिजनेस में उनके बिजनेस पार्टनर थे उनके बचपन के दोस्त, जो कि उनके बहुत ही करीबी और ख़ास दोस्त थे। उन्होंने उनके ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया था। ये बिजनेस भी उन दोनों ने साथ मिलकर ही खड़ा किया था। आज इस बिजनेस के ही वजह से उस पूरे शहर में उन दोनों की एक अच्छी साख बन चुकी थी। दोनों को लोग नाम से ही जाना करते थे। बिजनेस में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक कुछ दिनों से दोनों बिजनेस पार्टनर्स काफ़ी परेशान चल रहे थे। दोनों हमेशा किसी बात को लेकर डिस्कशन करते रहते और जब भी कोई उनके आसपास होता, वो दोनों खुद को सामान्य दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनसे हो नहीं पा रहा था। आसपास के लोगों को धीरे धीरे ये भनक लगने लगी कि कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इन दोनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये परेशानी अब दिखते दिखते उनके घर में भी दिखने लगी थी। ये दोनों, जो कि स्वभाव से काफ़ी हंसमुख हुआ करते थे, आजकल काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। घर पर भी लड़ाई झगड़े बढ़ चुके थे। उनका स्वभाव जिस तरीके से अचानक बदल रहा था, घर वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और अचानक से गुप्ता जी के पार्टनर की, मतलब उनके बचपन के दोस्त की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। वो अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगे, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, जिसके वजह से उन्हें पहले तो एक नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया गया, लेकिन नॉर्मल डॉक्टर के हिसाब से उनकी क्या बीमारी थी, ये बात डॉक्टर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और उनके बिहेवियर के वजह से डॉक्टर ने ये सजेशन दिया कि उनको एक बार साइकाइट्रिस्ट से दिखाया जाए। घर वालों ने भी अब आगे कोई रास्ता ना देखते हुए ये भी करने की सोची और उनका इलाज साइकाइट्रिस्ट से भी करवाना शुरू किया गया। 2-3 दिन तक तो इससे उन लोगों को लगा जैसे फर्क पड़ रहा है, लेकिन अचानक 2 दिन के बाद उनकी बहुत रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि उनकी मौत आखिरकार हुई तो हुई कैसे। और डॉक्टर ने इस मौत को सामान्य मौत बताकर सब कुछ नॉर्मल कर दिया। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और अपने बचपन के दोस्त की ऐसी मृत्यु देखकर गुप्ता जी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। वो काफ़ी दिनों तक बिल्कुल गुमसुम हो गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। घर वालों को भी उनके इस बिहेवियर का रीज़न यही समझ में आ रहा था कि बचपन के दोस्त को ऐसे अचानक खोकर उन्हें कोई बड़ा सदमा लगा है। और घर वालों ने जहाँ तक हो सका उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की। लगभग 3 महीने बीत चुके थे और अब धीरे धीरे गुप्ता जी भी सामान्य हो रहे थे। उन्होंने वापस से अपना काम और सब कुछ
संभाल लिया था। एक दिन अचानक उन्हें घर पर आने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि वैसे भी इतने समय से ऑफिस ना आने की वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और सारा काम अब अकेले उन्हें ही देखना था, जिसकी वजह से आज उन्हें ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देरी हो चुकी थी। वो जब घर पर आ रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई और उन्होंने जब अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए उसका बोनट खोला तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने जब पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और थोड़ी देर तक उन्होंने गाड़ी में ये देखने की कोशिश की कि गाड़ी में आखिरकार खराब क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ भी ना समझ में आने की वजह से अब उन्होंने फ़ोन पर मैकेनिक से बात करने की कोशिश करना शुरू की, लेकिन नेटवर्क ठीक से ना आने की वजह से उनकी बात किसी से भी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो अकेले पैदल ही उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें लगातार ये महसूस हो रहा था उनके पीछे पीछे उनके साथ कोई चल रहा है। कदम बिल्कुल उनके कदमों से मिलाकर कोई ज़मीन पर रख रहा है। वो बार बार पीछे पलटकर देखते, लेकिन वो सड़क दूर दूर तक खाली और सुनसान ही दिखाई पड़ रही थी। अब धीरे धीरे उनके मन में एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे दूर से कोई गाड़ी आगे उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है और उन्होंने उस गाड़ी से लिफ्ट मांगने के हिसाब से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने जब देखा तो ये उनकी ही गाड़ी थी। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी गाड़ी तो बंद पड़ चुकी थी, लेकिन जब उनकी नज़र अपनी गाड़ी पर गई तो उन्होंने देखा उस गाड़ी में बैठा कोई भी नहीं था। ड्राइविंग सीट पूरी तरह से खाली थी। फिर ये गाड़ी अपने आप कैसे बढ़ रही थी और वो गाड़ी लगातार उनकी तरफ ही आगे बढ़ती चली आ रही थी, ऐसे जैसे अभी उनको कुचलकर आगे निकल जाएगी। ये सारा नज़ारा देखकर वो इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि वो उस सड़क पर चीखते चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे वो किसी से टकरा गए हों और जब उन्होंने पलटकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और बार बार एक ही बात दोहराने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती। और ये कहते कहते वो वहीं उसी सड़क पर गिरकर बेहोश हो चुके थे। सुबह जब उनकी आँख खुली तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब पिछली रात जो हुआ था ये क्या था और वो अपने घर पर कैसे आ गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से सवाल किया। पत्नी ने बताया, बहुत देर से मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था, तो मुझे पता था आप किस रास्ते से आते जाते हैं। मैं आपको लेने के लिए जब उस रास्ते पर आगे बढ़ी तो मैंने देखा आप सड़क पर बेहोश पड़े हुए हैं। तब मैं आपको घर पर उठाकर लेकर आई। और ये बात सुनते ही उन्होंने गाड़ी का खुद ब खुद चलना और जैसे ही वो ये बताने को हुए कि वो किसी लड़की से टकराए थे, वो बोलते बोलते अचानक चुप हो चुके थे। उन्होंने इस बारे में कोई भी बात अपनी पत्नी के आगे नहीं की। पत्नी ने भी जब ये बात सुनी कि गाड़ी अपने आप उनकी तरफ आगे बढ़ती चली आ रही थी, पत्नी को ये लगा जैसे वो डर के वजह से शायद ये चीज़ें महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वैसे भी वो रास्ता काफ़ी सुनसान और रात में काफ़ी डरावना लगता है। पत्नी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन
वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और दवाइयाँ इंजेक्शन देकर डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। और अगले दिन से वो फिर से काम पर ना जाने का तय कर चुके थे। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। कैसा डर, वो ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। और रह रह कर वो अजीब तरह से कमरे में बैठे बैठे चीखते चिल्लाते और बार बार किसी को वहाँ से जाने के लिए कहते। उनकी ऐसी हालत देखकर घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह आखिरकार हो क्या रहा है। इसी बीच इनकी ऐसी हालत के बारे में सुनने के बाद उनके बचपन के दोस्त की पत्नी उनके घर पर उनका हाल चाल जानने के लिए आई। और उन्होंने जब उनकी वैसी हालत देखी तब उन्होंने उनकी पत्नी को ये सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा, मेरे पति की हालत भी मरने से पहले ऐसी ही हो गई थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी डॉक्टर से इलाज करवाया, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट कराया। मुझे जब ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, तब अचानक ही उनकी मौत हो गई। और मौत भी ऐसे हुई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ निकला ही नहीं कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। मुझे ना पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और आप पता नहीं मेरी इन बातों को मानोगे या नहीं मानोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों पर या तो किसी की बुरी नज़र लग गई है या फिर कोई काला साया इन दोनों के पीछे लग गया है। इस पर गुप्ता जी की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आज के ज़माने में ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। लेकिन बचपन के दोस्त की पत्नी ने समझाते हुए ये कहा, आज के ज़माने में भी सब कुछ होता है, आप माने या ना माने, वरना आप ही बताइए, पहले उनके दोस्त की मौत हुई और आज वो भी खुद इसी हालत में जूझ रहे हैं। क्यों? अगर आप सच में अपने पति को नहीं खोना चाहती हैं, मुझे तो समय रहते कोई बताने और समझाने वाला नहीं था, इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सतर्क भी कर रही हूँ। भगवान ना करे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए एक बार इन चीज़ों को ट्राई करने में क्या जाता है। कहना तो उनका भी बिल्कुल सही था। ये बात गुप्ता जी के पत्नी के दिमाग में चलने लगी और उन्होंने थोड़ी ही देर में उनसे पूछा, अच्छा, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपके जानने में ऐसा कोई है जिनसे हम ये बातें पूछ सकें? इस पर तुरंत उन्होंने बताया, हाँ, हमारे जानने में एक गुरुजी हैं जो कि ज़्यादातर हमेशा बाहर पूजा पाठ के लिए ही रहते हैं। उनका मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ, लेकिन ये है कि उनके शिष्य भी काफ़ी कुछ जानते हैं, तो अगर गुरुजी नहीं भी मिलेंगे तो भी उनके शिष्य हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनते ही गुप्ता जी की पत्नी ने तुरंत कहा, ठीक है, तो फिर हम देरी क्यों करें, चलिए हम आज ही चलते हैं उनके पास। इस पर वो दोनों एक साथ वहाँ गुरु जी के आश्रम में पहुँच चुकी थीं और वहाँ पर पहुँचते ही जैसा कि उनका अंदाज़ा पहले से था, गुरु जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य भी इनको अच्छी तरह से जानते थे। उनमें से एक शिष्य जो कि सबसे ज़्यादा जानकार थे, उनकी शिक्षा लगभग पूरी होने ही वाली थी, उनसे सारी बातों का खुलासा करते हुए इन दोनों ने मदद मांगना शुरू किया। और उन्होंने कहा, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक बार चलकर आपके पति को देखना पड़ेगा और तभी मैं कुछ आपको बता पाऊँगा। ये बात सुनते ही तीनों एक साथ उधर गुप्ता जी के घर के लिए निकल चुके थे। जब वो तीनों वहाँ गुप्ता जी के घर पर पहुँचे तो उनकी बेटी घर के बाहर ही खेल रही थी और गुप्ता जी अपने कमरे में खिड़की पर चुपचाप खड़े होकर
पता नहीं खिड़की के बाहर क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। और गुरुजी के शिष्य ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश करके गुप्ता जी को 3-4 बार आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और शिष्य ने तुरंत ही अपने जानने मुताबिक मंत्र और नजर उतारने की क्रिया करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गुप्ता जी पलटे और पलटकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी सामान्य बिल्कुल नहीं थी। उनके हंसी में सबको साफ साफ दो दो आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये लक्षण देखते ही शिष्य को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इनके साथ कोई सामान्य परेशानी नहीं है। इनके साथ, जैसा वो सब अंदाजा लगा रहे थे, कोई ना कोई आत्मा जरूर है। अब जानना ये था कि ये कौन सी आत्मा है, तो उसका उतारा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। उन्होंने अपने जानने के मुताबिक जो जो चीज़ें, जो जो विधियाँ वो सीख चुके थे, वो सारी विधियाँ करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो विधि करते जा रहे थे, वैसे वैसे गुप्ता जी का रूप अब बहुत भयानक तरीके से सबके सामने आ रहा था। और ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं गुप्ता जी की पत्नी और उनकी सहेली दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो दोनों किसी भी विधि में विघ्न ना डाल दें, इसके वजह से उन गुरु जी के शिष्य ने उन दोनों को कमरे से बाहर रहने को कहा। और वो अपने मुताबिक सारी विधियां लगातार करते जा रहे थे। लेकिन उस आत्मा पर काबू पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो कमरे के बाहर आए और उन्होंने कहा, ये आत्मा ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली है। इस आत्मा को मैं किसी भी हालत में अपने वश में नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि ये जितनी ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है, ये शायद कोई ऐसी आत्मा है जो कि अपना बदला लेने के लिए आई है। ये बात सुनते ही गुप्ता जी की पत्नी और उनकी सहेली दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। दोनों में से किसी को भी ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी कि बदला, किस बात का बदला? हमारे पतियों से कौन बदला लेना चाहेगा? और यही सवाल थोड़ी ही देर में गुरु जी के शिष्य ने भी पूछा। कोई ऐसा दुश्मन है आप दोनों के पति का, जो कि आप दोनों के पति से जलता हो, जिसकी किसी प्रकार से मृत्यु हो गई हो? वही आत्मा इस तरीके से बदला लेने के लिए आ सकती है। लेकिन दोनों ने तुरंत ना में सर हिला दिया। दोनों में से किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। और अब उन्होंने ये कहकर उस कमरे के आगे एक रक्षा सूत्र बांध दिया और ये कहा, ये रक्षा सूत्र मैं यहाँ पर बांध रहा हूँ ताकि ये कमरे के बाहर ना निकल सके और आप में से किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। और ये भी हो सकता है कि ये आत्मा इनको इस घर से दूर लेकर चली जाए, ताकि हम इस आत्मा को अपने कैद में ना कर सकें। इस वजह से चाहे जो भी हो जाए, 2 दिन तक आपको इस कमरे को किसी भी हालत में खोलना नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद गुरुजी आने वाले थे। इस बात का सारे लोग बेसब्री से अब इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ आश्रम में जाकर भी गुरुजी के शिष्य ने हवन पूजा पाठ करके उस आत्मा के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ एक रात बीत चुकी थी। उस एक रात में भी उस आत्मा ने उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी। लगातार कोशिशें करने के बाद भी, जैसा कि गुप्ता जी की पत्नी को अच्छे से पता था इस कमरे को नहीं खोलना है, तो उन्होंने उस कमरे को नहीं खोला। लेकिन आज दोपहर
वो थोड़े बहुत किसी काम के वजह से घर के बाहर चली गई थी और उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ दिया, घर पर एक काम करने वाली के साथ। वो काम करने वाली अपना काम किचन में कर रही थी। तभी बच्ची को अचानक अपने पिता की रोने चिल्लाने और दर्द में कराहने की आवाज़ें आने लगी। पिता बार बार अपनी बेटी को बहुत प्यार से पुकार रहे थे और बार बार उसे ये कह रहे थे कि वो ये दरवाज़ा खोल दे। बेटी ने भी थोड़ी देर तक अपनी सूझबूझ के साथ उस दरवाजे को नहीं खोलने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं छलने में बहुत तेज होती हैं। इस वजह से वो बच्ची ज़्यादा देर तक अपनी समझदारी इस्तेमाल नहीं कर पाई और आखिरकार उस आत्मा ने वो दरवाज़ा खुलवा ही लिया। अब वो तुरंत निकलकर दौड़ते हुए हंसते हुए उस घर से बाहर निकलकर अपनी बेटी के सामने ही कहीं दूर ओझल हो चुके थे। शाम हो चुकी थी और अब वहाँ पर गुरुजी और उनके शिष्य दोनों आ चुके थे। दोनों के वहाँ पर आते ही उन्होंने जब उनके बारे में पूछा, तब बच्ची और पत्नी दोनों ने सारी बातें उनको बता दी। उन्होंने सारी बातें सुनते ही कहा, हमें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि वो आत्मा ऐसा कोई ना कोई छल ज़रूर रचेगी, क्योंकि ऐसी आत्माएं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जैसा कि हमें इस घर की ऊर्जा से समझ में आ रहा है, वो आत्मा सच में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम कोशिश करेंगे कि वो आत्मा आपके पति के शरीर को लेकर यहाँ सामने उपस्थित हो जाए। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जानकर उसको कैद करने में सक्षम हो पाएंगे। और गुरुजी ने थोड़ी ही देर में पूजा और हवन की तैयारी शुरू कर दी। मुश्किल से आधा घंटा ही बीता होगा और उनके पति गुप्ता जी सामने दरवाजे पे खड़े थे। वो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उनके शरीर पर कई सारी चोटें लगी हुई थीं। शायद वो अगर अभी अपने सामान्य रूप में होते तो वो खड़े भी नहीं हो पाते। और गुरुजी के मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ही वो आत्मा खिंचती हुई उस हवन कुंड के सामने आकर बैठ चुकी थी और वो बार बार वहाँ से उसे जाने देने की पुकार कर रही थी। लेकिन गुरुजी किसी भी बात पर कोई भी ध्यान ना देते हुए अपनी पूजा जारी रखे हुए थे और उन्होंने अब उस आत्मा से सवाल जवाब करना शुरू किया। उस आत्मा से काफ़ी देर तक सवाल जवाब करने के बाद वो बार बार ना में अपना सर हिला रही थी, लेकिन गुरुजी की आहुतियों के साथ साथ लग रहा था जैसे उस आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही है। और अब उसने जवाब देना शुरू किया। उसने बताया वो गुप्ता जी के ऑफिस में काम करने वाली एक वर्कर थी और उस पर गुप्ता जी की और उनके दोस्त की बहुत दिनों से बुरी नज़र थी। वो अक्सर ये कोशिश किया करते थे कि वो मान जाए उनके साथ एक रात बिताने के लिए, लेकिन उन दोनों की कई कोशिशों के बाद भी ये हमेशा सामान्य तरीके से सारे माहौल को संभाल लिया करती थी और वहाँ से बचकर चली जाया करती थी। लेकिन एक रात उन दोनों ने आखिरकार उस लड़की को अपने जाल में फंसा ही लिया। उन्होंने उसे इतना ज़्यादा काम खत्म करने को दे दिया था, जो काम शायद पूरी रात करने पर भी खत्म नहीं होने वाला था। वो ऐसे में ज़्यादातर ऑफिस में रुकती नहीं थी, लेकिन उस दिन उन दोनों ने ऐसा दिखाया कि वो दोनों ऑफिस से जा चुके हैं और ये काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसे आज ख़त्म नहीं किया गया तो शायद उस लड़की की नौकरी भी जा सकती है।
इस वजह से उसने ऑफिस में रुककर अपने एक सहयोगी की मदद ली और उस सहयोगी के मदद से वो काम खत्म करने की कोशिश करने लगी। और लगभग 11 बजे अचानक से ऑफिस का दरवाज़ा खुला और ये दोनों ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। इन दोनों ने उस एम्प्लॉय को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वो एम्प्लॉय चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर निकलकर चला गया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ कुकर्म किए और इसमें उस लड़की की जान जा चुकी थी। इन्होंने अपने पाप को छुपाने के लिए उस लड़की की लाश को वहीं ऑफिस के बाहर के गार्डन में गाड़ दिया। इसमें उनकी मदद उस कर्मचारी ने भी की थी। इस वजह से सबसे पहले उसकी मौत हो चुकी है और उसके बाद गुप्ता जी के दोस्त की मृत्यु हुई और अब बारी इसकी है। मैं किसी भी हालत में इसे छोड़कर नहीं जाने वाली, तू चाहे जो भी कर ले। और वो आत्मा धीरे धीरे गुप्ता जी के शरीर को अलग अलग अंग से अलग अलग तरीके से सबके सामने मोड़ रही थी, उन्हें तकलीफ दे रही थी। उनके शरीर की शायद ही कोई हड्डी बची होगी जो कि टूटी ना हो। पंडित जी ने भी जब ये सारी बातें सुनी तब उन्होंने अपने हवन में आहुतियाँ डालना बंद कर दी थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस लड़की के साथ बहुत गलत किया गया था और अगर वो लड़की अपना बदला ले रही थी तो वो गलत नहीं कर रही थी। इधर गुप्ता जी की पत्नी चिल्ला चिल्ला कर पंडित जी से मदद मांग रही थी और पंडित जी सामने बैठे हुए सारा दृश्य देख रहे थे। थोड़ी ही देर में उस आत्मा ने गुप्ता जी का भी काम तमाम कर दिया और वो वहाँ से तुरंत उसके मृत शरीर को छोड़कर अदृश्य हो चुकी थी। उसके बाद किसी को भी, ना तो गुप्ता जी की पत्नी को और ना ही उनकी सहेली को, कभी इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी मदद हो जाती है और हमारे इस परिवार को बढ़ने में मदद मिलती है। वैसे भी आज मैं जहाँ भी हूँ आप सबके प्यार और सपोर्ट के वजह से ही हूँ। तो आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से मेरा धन्यवाद। और मैं हमेशा यही उम्मीद करूँगी कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे और अपना फीडबैक हमेशा कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहेंगे। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।